हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, फाउंडर एंड एमडी हीरानंदानी ग्रुप। डॉक्टर हीरानंदानी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। इनकी इंट्रोडक्शन की तो मैं बात क्या करूं, हम सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। ही इज अ रियल एस्टेट टाइकून ऑफ इंडिया। ही इज accredited with the title of man behind redefining the skyline of Mumbai। बहुत सारी प्रेस्टिजियस पोजीशन डॉक्टर होल्ड करते हैं और अभी वो वाइस चेयरमैन है नेडेटको के। हीरानंदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलपर है वो हमारे देश के, और 40 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं वो इस बिजनेस में। वेलकम टू द शो डॉक्टर हीरानंदानी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत खुशी होती है गीतू जी आपसे मुलाकात रखने में, और चलो शुरुआत करें। आवर प्लेजर सर। सर, हम जब अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश ने काफी रेजिलियंस दिखाई है इस पूरे 2 से 2.5 साल के क्राइसिस में। अब जब डेवलप्ड मार्केट्स आर गेटिंग इनटू रिसेशन, हमारा देश अभी भी स्टैंड कर रहा है इंटरनल कंजम्पशन स्ट्रांग होने के चलते हुए। हम अपनी रेजिलियंस बरकरार रखे हुए हैं। अब हम चर्चा सुन रहे हैं $7 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा देश हो जाएगा 2030 तक, 5 ट्रिलियन इन नेक्स्ट 5 years। How important will be the role of real estate sector in this growth trajectory that we are targeting? Because real estate एक ऐसा सेक्टर रहा है जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए माना जाता है। गीतू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐलान किया है कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 साल में करना है और 7 साल के अंदर हम तो $7 ट्रिलियन करना है, वो कोई नामुमकिन तो नहीं है। जरूर हमें मेहनत करनी है, सरकार को करनी है, प्राइवेट सेक्टर को करनी है। और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में हम देखें, जहां विश्व में पूरा रिसेशन चल रहा है, फिर भी हमारी करेंसी स्टेबल है। यूरो डाउन हो गई, दूसरे देश में डाउन हो गई, इन्फ्लेशन आज यूके में 10% के आसपास चल रहा है, अमेरिका में कठिनाई है, और हम वैसे देखा जाए कि दूसरे देशों से हमारी सिचुएशन बहुत बेहतरीन अच्छी है। तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी जो ताकत है वो एक स्टेबलाइज ताकत हो गई है। जो पहले हम समझते थे कि विदेश में कोई हिचकिचाहट हो जाए तो उसकी जो ट्रेमर्स है देश को जरूर लगते। एक बड़ी बात हुई, जैसे FIIs की इन्वेस्टमेंट्स बाहर चली गई क्योंकि वहां का जो ब्याज का भाव है वो बढ़ गया, उनके फेडरल रेट्स बढ़ गए, तो जो FIIs है हिंदुस्तान में पूरे विड्रॉ कर दिए। तो हम अगली बार जो हुआ था तब स्टॉक मार्केट एक गिर पड़ा था। लेकिन अब देखा जाए तो हम जितना भी अब देखते हैं कि जितना भी लोग वहां से खींच कर दिए, लेकिन हमारे देशवासियों को ये भरोसा है कि ये स्टॉक मार्केट जिएगा। मुझे पता नहीं है कि जिएगा कि नहीं, लेकिन लोगों को एक भरोसा है कि हमारा देश में हम भरोसा रख सकते हैं। इसलिए इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स, SIPs, ये सब जारी है कि स्टॉक मार्केट में हम डालते जाए। तो एक जो बड़ी बात है कि हमारी एक रेजिलियंस, इंटरनल रेजिलियंस हो गई है, हम विदेश के ऊपर नहीं भरोसा करते। दूसरी बात जो रही है वो है कि हमारी एनर्जी की प्रॉब्लम्स, एनर्जी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे 80% जो एनर्जी की रिसोर्सेस है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो पूरा विश्व से हम इंपोर्ट करते हैं, और जहां भाव बहुत बढ़ गया, अभी थोड़ा कम हुआ है, $100 से कम हो गया, 80 हो गया, लेकिन जो बाहर जो पहले बोझा बढ़ गया था उसके हिसाब से मैं समझता था कि हमारे देश का तो बहुत कठिनाई आने वाली है, लेकिन हम उस समस्या को भी हम ढल दिए। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं गीतू जी कि हमारी एक हम पास कर दिए जहां हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ काफी हो गई है। जरूर हमारा विश्व से हमारा कनेक्शन है और जारी रहेगा, हम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में जारी है, दूसरे आइटम में जारी है, लेकिन हमारी इंटरनल रेजिलियंस भी काफी मजबूत है। तो ये दोनों बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात है कि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे देश लगभग सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन गिना जा रहा है,
और शायद थोड़े दिन में हम हाईएस्ट नेशन होगा। यंग पॉपुलेशन 35 से कम बहुत ही बढ़ गया है, तो वो हिसाब से ओवरऑल जो रेजिलियंस, बाइंग पावर, वर्किंग पावर बढ़ रहा है। तो ये सब देखा जाए तो हम पॉजिटिव इंडिकेशन देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी जरूर बढ़ेंगे, लेकिन आज की तारीख में 7% है, जरूर ये कम है। मेरे अंदाज से हमें जो टारगेट्स मिलना है उनके लिए हमें मिनिमम 10% से प्लस जाना है, तो ये टारगेट्स को हम पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं जैसे दूसरे 4-6 महीने निकल जाएंगे और भी ये परिवर्तन जो आएगा, और होपफुली रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो भी पूरा हो जाए, ईश्वर करे कि वो भी हो जाए, तो ये जो एक्सटर्नल नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो सेटल डाउन हो जाए। जैसे ही होता है वो मैं समझता हूं कि हमें जो स्ट्रेंथ हमने लाया है उसमें ये बहुत बड़ी बात है कि हम इसका उपयोग कर सकेंगे। तो मेरे अंदाज से इंटरनल स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल कैपेबिलिटी एंड चाइना इफेक्ट। चाइना इफेक्ट में क्यों कहता हूं, क्योंकि पूरे विश्व में लोगों को अब चाइना ऊपर भरोसा टूट गया है। हम अगले 20 साल में मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट कर दिया चाइना को। अमेरिका ने किया, यूरोप ने किया, हिंदुस्तान ने किया, सब लोग ने किया, क्योंकि वो समझते थे कम भाव में हमें कोई आइटम मिल रही है, तो छोटी चीज पेन हो या कोई बड़ी केमिकल्स हो या फार्मास्यूटिकल्स हो, हम सब इंपोर्ट करते रहते थे। तो आज के तारीख में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हिंदुस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली है जहां हम ये सेकेंड पोजीशन जरूर ले सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रीमियर रोल चाइना का रहा है उसको हम एक्चुअली कैप्चर कर दें, और एक दिन ईश्वर चाहे तो हम उसमें भी नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन वो चैलेंजिंग है, क्योंकि अब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जरूर हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि जितना चाइना को भी हम मुकाबला करें। लेकिन होपफुली जो हमारे अलग अलग स्कीम्स सरकार ने, वित्त मंत्री ने लिए हैं, उसके कारण पीएलआई की स्कीम्स दिए हैं, उसके कारण शायद मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ोतरी हो सकती। चौथी बात है सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर्स की ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन रही है, और जैसे भी विश्व में हम समझते थे कि हमारी सर्विसेज सेक्टर को चैलेंज हो जाएगी, वो नहीं हुआ है, और सर्विसेज की बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये सेक्टर में भी हम अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, ये सरकार आई थी, उसके पहले हम लगभग 3-4 किलोमीटर नेशनल हाईवेज करते थे दिन पे। आज की तारीख में हम 35 से 40 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवेज कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लैंड एक्विजिशन रहता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फंडिंग होता है, और गडकरी साहब तो ऐलान करते हैं कि हमें कोई पैसे की कमी नहीं है। हम तो उल्टा हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो लैंड एक्विजिशन में अटके हुए और स्टेट गवर्नमेंट की कोऑपरेशन के कारण अटके हुए, नहीं तो और भी हम पेस के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का हो रहा है, रेलवेज के हो रहे हैं, पोर्ट्स के हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स के हो रहे हैं। तो यूपी जैसे स्टेट में 17 न्यू एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और प्लस जावेद का जो सबसे हिंदुस्तान में बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा, शायद एशिया में भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, पता नहीं विश्व में होगा कि नहीं, लेकिन जरूर एशिया में वो नंबर 1 के मुकाबले में आ रहे। तो आइए अभी रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट आज के तारीख में इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 7% ऑफ जीडीपी, लेकिन गीतू जी, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 15% ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं रिपीट करना चाहता हूं, हम रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.5% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में लोगों की नौकरी का कारण 15% है। ये बहुत बड़ी बात है। तो और इसमें जितना भी सरकार बढ़ोतरी देगी, प्राइवेट सेक्टर कर देंगे, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट फैंटास्टिक होगा। अभी देखिए, ये दाखला कोई
नॉर्मली टीवी पर नहीं कहता, मैं कहना चाहता हूं आपको, गीतू जी, चीन का जिस समय डबल डिजिट ग्रोथ रहा है, माना 10% से ज्यादा रहा, 12, 13, 14% जो रहा था, जो पास्ट की बात कर रहा हूं, अभी नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के कारण हुआ है। तो जितना भी जोर हमारी सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर जितना भी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट के ऊपर जोर देंगे, उसका फायदा होगा। नीति आयोग ने ये ऐलान किया है कि 5 साल के बाद रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रिब्यूशन जो 7.5% आज है, वो 20% हो जाएगा। 1 ट्रिलियन, जब $5 ट्रिलियन होगा, तभी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन $1 ट्रिलियन हो जाएगा, लेकिन उसका 20% हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट 260 इंडस्ट्रीज को होती है, जैसे सीमेंट है, स्टील है, पेंट है, पॉटरीज है, वायर्स है, एयर कंडीशनिंग है, प्लम्बिंग है, आप नेम करिए, तो ये 260 इंडस्ट्रीज को लागू होता है। और उसकी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इतना होगा, जितनी भी आपके अनएम्प्लॉयमेंट आज के तारीख पे है, वो हम कवर कर पाएंगे ये सेक्टर को। जैसे आज ही हमारी बात हो रही थी गवर्नर आरबीआई के साथ, वो वहां भी हमारी बातचीत में मैंने जिक्र किया कि आप जैसे भी आप रियल एस्टेट के ऊपर ज्यादा जोर देंगे, उधार रहेंगे, उसका सेक्टर की जो बढ़ोतरी है, उससे एक तो लोगों को मकान मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान की एक बहुत बड़ी बात है। और मुंबई जैसे सबसे अमीर शहर गिना जाता है हिंदुस्तान में, तो उसके 50% लोग तो अभी भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो उनकी भी उम्मीद हम पूरा कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा से ज्यादा तो उनके पास कैपेसिटी है कि घर खरीदने का, पर हम बना नहीं रहे हैं वो कैटेगरी की घर। तो ये सब आप देखा जाए तो मेरे अंदाज से जो आपने प्रश्न पूछा उसका मैंने बहुत लंबा जवाब दिया, लेकिन जवाब ये है कि हमारी जो टारगेट प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं वो मुमकिन है, हम कर पाएंगे। सिर्फ हमारे कुछ सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जरूर देना है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देखा जाए या जीडीपी को आप 10% से ज्यादा लेके जाना चाहिए और करना चाहिए, और हो सकता है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, रियल एस्टेट के ऊपर ज्यादा ध्यान गौर देना चाहिए, उसको बढ़ोतरी देनी चाहिए। जो आपने पीएलआई वगैरह स्कीम्स दिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाउसिंग को भी उसी किस्म का जोर देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर जो है काफी क्रूशियल है हमारी इकोनॉमी के लिए। लेकिन ये और जी वो टारगेट मीट करने के लिए, जी बिल्कुल, अगर 7 के लिए तो है, छत के लिए तो है ही, लेकिन आप जो टारगेट बोल रहे हैं ना गीतू जी, उसको मुमकिन करने के लिए ये लाइन जरूरत है। आप कोई भी और लाइन करें, लेकिन ये टारगेट आपका मुमकिन नहीं हो सकता जब तक आप इसके ऊपर जोर नहीं दें। बिल्कुल सर, अगर आप, जैसे कि आपने बात की रियल एस्टेट सेक्टर की, हम देखें तो पिछले 7-8 साल अच्छे नहीं रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। कुछ डेट ट्रैप्स देखे हमने, कुछ डिफॉल्ट्स देखे हमने, छोटे डेवलपर्स को बंद होते देखा हमने, और अब जो है थोड़ी बहुत एनकरेजिंग साइंस हमको देखने को मिल रही है फॉर द रिकवरी इन पोस्ट पैंडेमिक, हम जो रियल एस्टेट में देख रहे हैं। तो ये रिकवरी को सस्टेनेबल बनाने के लिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जैसे सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कदम उठाए हैं, हाउसिंग सेक्टर को भी फोकस ज्यादा मिलना चाहिए और ज्यादा उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या जरूरत है इस समय हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री? इसमें 3 बातें हैं। नंबर 1, जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं उनको एक बेल आउट करने की जरूरत है। सरकार ने स्कीम, स्वामी फंड का स्कीम बनाया, पर वो 10,000 करोड़ का स्कीम है, हमें लगभग 1 लाख करोड़ की जरूरत है। ये जो पिछले प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, जैसे एनसीआर में है, नोएडा में है, जो प्रोजेक्ट्स जूने किस्म के अटके हुए हैं, उनको लास्ट माइल फंडिंग की जरूरत है। तो उनको आईसीयू में से निकालने के लिए एक स्पेशल ऑक्सीजन जरूरत है,
जो सेल्फ फाइनेंसिंग अल्टीमेटली होगी। ऐसे नहीं है कि पैसे डूब जाएंगे आप डालेंगे तो, ये लास्ट माइल फंडिंग आप कर देंगे तो ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, लोगों को घर मिल जाएगा और प्रोजेक्ट्स का अल्टीमेटली एंड आ जाएगा। दैट इज द वंस विच आर इन डिफिकल्टी। सेकेंड, जो हम करंट प्रोजेक्ट्स हैं और आगे जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको कैसे हम प्रोत्साहित ज्यादा कर सकें। जैसे हम बोलते हैं कि हम हाउसिंग को, अफोर्डेबल हाउसिंग को पैसे दें। सर, आरबीआई ने कहा है कि 60% तक हम कंस्ट्रक्शन फाइनेंस दे सकते हैं, उसको अफोर्डेबल हाउसिंग में हमको 90% करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात जो है, हमारी जैसे टाउनशिप्स हम बनाते हैं, आपको पता है हमने बॉम्बे में 2-3 टाउनशिप्स की हैं, और ये टाउनशिप्स क्या है, लॉन्ग टर्म फंडिंग की जरूरत है। लेकिन हमारे जो बैंक्स है ना, वो रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म फंडिंग देते नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं दिया। अभी हमारी प्रोजेक्ट चलते हैं 10, 15, 20 साल से। सो वो प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म फंडिंग की आवश्यकता होती है, जैसे रोड के प्रोजेक्ट्स के हैं, डेटा सेंटर को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दी है, वैसे टाउनशिप्स को भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की आवश्यकता है। तो ऐसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको लॉन्ग टर्म फंडिंग मिल जाएगा। नहीं देंगे तो शॉर्ट टर्म फंडिंग लेंगे और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे और कंपनियां तकलीफ में आ जाती है। तो ये गलत है। तो आपको ये रेक्टिफाई करना है कि टाउनशिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर देने, स्टेटस देने की आवश्यकता है। ये दे देंगे तो ये रेक्टिफाई हो जाएगा। ये है करंट पोजीशन जो आज की तारीख में सरकार को करनी चाहिए। तीसरी बात है, जैसे गीतू जी अभी ब्याज बढ़ गया और 6.5% ब्याज था, और हमने लोन लिया था, हमारे जो हम ईएमआई भर रहे वो 6.5% के हिसाब से भर रहे, और आज 8% तक आ गया। तो वो ब्याज जो है, जैसे कोई साधारण आदमी का ईएमआई सपोज 20,000 रुपये महीने का था, तो आज के तारीख में 25-27 हजार हो गया। तो वो नामुमकिन है, उनकी कैपेसिटी नहीं है पेमेंट की। तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो फंडिंग का लंबाई कर देना है कि उनकी ईएमआई साधारण रहे, 20,000 ही रहे, और वो कर दे। और गीतू जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो शायद कोई टीवी पर कोई बता नहीं रहा है। आपको पता नहीं होगा या पता होगा कि जितने भी फंडिंग लोन्स 20 साल के हैं, 15-20 साल के लोन्स होते हैं, हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा लोग 7-8 साल के अंदर पे बैक कर देते। ये कहाँ भी विश्व में नहीं होता, सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। और एनपीए होम लोन का हिंदुस्तान में 1% से कम है। हर एक सेक्टर का एनपीए लोन ज्यादा है, कोई भी सेक्टर आप देखिए, कोई भी सेक्टर। लेकिन रिटेल होम लोन्स में एनपीए 1% से कम है। इसलिए मेरी गुंजाइश ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरी प्रार्थना ये है, मेरी प्ली ये है सरकार से, बैंकों से, आरबीआई गवर्नर साहब से, कि इसमें और भी छूट देना चाहिए कि साधारण लोगों को जो 60%, 70% का लोन देते हैं उनको 90% दे सकते हैं। और उसको उनको जो सिर्फ फ्लैट का नहीं, वो फर्नीचर लेते हैं, जब नया घर लेते हैं तो कुछ फर्नीचर ले जाते हैं, 10% उसका जाता है, 5-7% स्टैम्प ड्यूटी हो जाता है, वो होते हैं। तो इसके ऊपर भी सरकार को ये मान्य करना चाहिए कि उनके ऊपर भी वो लोन दिया जाए, और लोग जल्दी दे देंगे। कोई घर का लोन कोई बाकी रखता नहीं है। ऐसे में हिंदुस्तान में ये देखा है, ये संस्कार है। आप देखेंगे, इट इज नॉट अ कमर्शियल प्रैक्टिस, इट इज अ सोशल थिंग दैट नोबडी विल कीप होम लोन पेंडिंग एज मच एज ही कैन। वो बेच देंगे, दूसरे कुछ बेच देंगे, ज्वेलरी बेच देंगे, पेंशन फंड में से, प्रोविडेंट फंड से पैसे उठाएंगे, लेकिन वो लोन मॉर्गेज के ऊपर निकाल देंगे। तो इसलिए हम समझते हैं, ये मैं आगे की बात कर रहा हूँ, कि सरकार को, बैंकों को, आरबीआई गवर्नर साहब को ये देखना चाहिए कि और भी छूट दें फ्यूचर के लिए, कि ये राहत आप देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को छत मिलेगा, घर मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। और ये बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा तो सरकार ने दिलाया ही दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी छत का भी 100% लोगों को है। ये सरकार, मोदी जी भी कह रहे हैं हाउसिंग फॉर ऑल,
प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का 1 करोड़ से ज्यादा हाउसिंग भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये सब मिलके देखा जाएगा तो ओवरऑल रियल एस्टेट की फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हर एक को जैसे आपने कहा $5 ट्रिलियन और $7 ट्रिलियन हो जाए, लेकिन मैं उसके साथ साथ में एक और भी पेग करना चाहता हूं कि हर एक हिंदुस्तानी को घर और छत हो जाए, छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, लेकिन हो। चलिए सर, अब करंट सिनेरियो की बात करते हैं। और ब्याज दर तो बढ़ रहे हैं, जैसे आपने भी अभी बताया कि ब्याज दर तो बढ़े जा रहे हैं। फेड तो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा, और ये भी माना जा रहा है कि आरबीआई भी हो सकता है कि ब्याज दरों में थोड़ी बहुत वृद्धि और करे आने वाली पॉलिसी में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि डिमांड सिनेरियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? या फिर आप ये कहेंगे कि हम हिंदुस्तानियों को ऊपर के ब्याज दरों पे भी काम करना अच्छे से आता है? गीतू जी, एक जमाना था सिर्फ 20 साल पहले जब HDFC और उनके जो ब्याज थे ना वो 16% होते थे, लेकिन लोग फिर भी घर खरीदते। लेकिन आज की तारीख में बहुत छोटे लोग भी लोन मिलता है और वो 6.5%, 7% में उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि ये बढ़ती हुई ब्याज का हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पहले 3 साल में कम ब्याज लगाएं, उसके बाद में कुछ बढ़ा दें, ऐसे करके स्टेप अप हो जाते हैं। जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और वो बेनिफिट आ जाते हैं या कोई और भी कोई इनकम मिल जाता है साइड में, तो उस हिसाब से मैं समझता हूं कि हमें होम लोन्स के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऐसे करनी चाहिए कि हर एक को कोई दिक्कत नहीं हो लोन लेने की। और वो हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें और राहत देने की आवश्यकता है। जैसे अपने आज के तारीख में इनकम टैक्स में ब्याज 2 लाख रुपया तक माफ है ना, डिडक्शन अलाउड है। तो उसको 5 लाख करना चाहिए। ये 20 साल पहले 2 लाख किया था। जो 2 लाख रुपया 20 साल पहले था वो आज भी 2 लाख है। बाकी सब टैक्सेस बढ़ गए और है, लेकिन वो ब्याज का दाम आज भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो हम वित्त मंत्री को विनती करते हैं हमारे सब खरीदार के द्वारा कि आप ये एटलीस्ट 2 लाख का 5 लाख कर दो। जो लोग कठिनाई करके घर लेते हैं, ब्याज देते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं और वो इनकम बैंकों को जाते हैं, उसका टैक्स वो लोग भरते हैं वित्त मंत्री को, तो यहाँ कुछ राहत दे दें कि ये 2 लाख का 5 लाख कर। तो ऐसे ऐसे राहत देने से एक होती है कि लोगों को इंडिविजुअल कैपेसिटी बढ़ती है कि हम करते, वो हिम्मत भी कर सकते हैं कि सरकार हमारे साथ है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग आसान है और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कर देंगे। और कुछ ऊपर नीचे हो तो बैंकों का भी रिस्ट्रक्चरिंग करके हमें कुछ समय के लिए कम वो EMI का भी स्ट्रक्चरिंग कंटिन्यू हो जाए। सर, अगर हम कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल सेक्टर देखें या वर्टिकल्स देखें दोनों, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी भी चल रहा है। जो पहले बताया जाता था कि वापस ऑफिस जाना लोग शुरू करेंगे, अभी उतनी तेजी से नहीं हो रहा। अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आपको क्या लगता है कि कमर्शियल स्पेस जो है, कमर्शियल वर्टिकल विल बी डेंटेड एंड रेजिडेंशियल विल सी अ हायर ग्रोथ? कितु जी, आप पहले कोविड के टाइम पर घर से बात करती थी, अभी मैं देख रहा हूं कि आप ऑफिस से बात कर रही हैं। और ऐसे बहुत IT कंपनीज की बात सूझे तो उन्होंने भी अनाउंस किया गया कि सब लोग 75% लोग घर से काम करेंगे। आज के तारीख में सब IT कंपनीज भी कह दिया है कि भाई नहीं, आपको ऑफिस आना है, नहीं तो ये वो लोग बराबर काम नहीं कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं तो उनको ऑफिस में आना है। ये तो पहली बात रही। तो मुझे नहीं लगता है कि वर्क फ्रॉम होम होगा, ऐसे नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन बहुत कम परसेंटेज के लोग घर से काम करेंगे। ये पहली बात की तो जी। दूसरी बात जो है, GDP 8% से ऊपर चले जाए या 7% से ऊपर चले जाए, कमर्शियल रियल एस्टेट तो बढ़ना ही है। वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम रोड हो या वर्क फ्रॉम कार हो, आप जो भी कहें, GDP बढ़ता है तो कमर्शियल आपका बढ़ना ही है। देयर इज नो डाउट अबाउट।
यहाँ की बात नहीं है, विश्व में बात है। तो कहाँ भी आप देखेंगे कि हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है, और उसके कारण जरूर कमर्शियल रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ना ही है। वर्क फ्रॉम होम रहे कि नहीं है, मेरे अंदाज से ये बढ़ना ही है। लेकिन एक्चुअली इशू क्या होती है कि बढ़ोतरी कहाँ ज्यादा होगा, कमर्शियल या रेजिडेंशियल? लोगों को, हर एक को अपने को सोने के लिए छत चाहिए, इसलिए रेजिडेंशियल परमानेंट और पेरिनियल है। कमर्शियल की जगह आप अलग अलग घर से भी कर सकते हैं, बाहर के भी कर सकते हैं, दुकान से भी कर सकते हैं, मित्र के घर से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऑफिस से भी कर सकते हैं, फैक्ट्री से कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन घर तो घर ही होता है। तो इसलिए ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल इज स्टेडी ग्रोथ। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि कमर्शियल रेजिडेंशियल ग्रोथ इज नेवर लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। कमर्शियल इज, उसका एक टेबल टॉप आता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर टेबल टॉप आता है, फिर इंक्रीज होता है। तो ये इसमें क्या होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। मैं उम्मीद रखता हूं कि कल कमर्शियल बढ़ेगा, इसलिए मैं बांध रहा हूं घर। वो आज बिक नहीं रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2 साल के पहले जब ये मकान तैयार हो जाएगा गीतू जी, तभी वो कोई आके हमारे पास से खरीदेगा या किराए पर ले ले। ये उम्मीद से हम करते हैं। तो दिस इज अबाउट मार्केट एक्सपेक्टेशंस। रेजिडेंशियल इज नॉट अबाउट मार्केट एक्सपेक्टेशन, इट इज रियलिटी परमानेंट। आप कुछ भी करिए, लोगों को घर चाहिए, किराए पर चाहिए, अपने इन लॉज के साथ रहें या कुछ के साथ रहें, लेकिन छत तो चाहिए ही चाहिए। सो इसलिए ये बात है। सो कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल, कमर्शियल इज अबाउट मार्केट एक्सपेक्टेशंस एंड ग्रोथ, रेजिडेंशियल इज पेरिनियल, इट इज नॉट कनेक्टेड विद दैट। तो आपको क्या लगता है कि प्राइसिंग सिनेरियो कैसा रहेगा? जैसे कि आप कह रहे हैं कि since we'll be contributing the maximum to the economy going forward, तो ऐसे में प्राइसिंग सिनेरियो कैसे पैन आउट होते हुए देखते हैं? लगता है आपको कि दाम बढ़ने वाले हैं रियल एस्टेट के? दाम तो बढ़ रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हैव गॉन अप। जैसे देखेंगे इनपुट कॉस्ट हमारे जो मकान बनाने के लिए स्टील का कॉस्ट है, सीमेंट का कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, स्किल लेबर कॉस्ट है, सब बढ़ गया। तो वो अल्टीमेट प्रोडक्ट के भाव तो बढ़ने वाले ही है। कम बढ़ेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे, वो अलग बात है। कब बढ़ेंगे, कौन सी एरिया में बढ़ेंगे ज्यादा, वो अलग बात होती है, लेकिन बढ़ेंगे वो नक्की है। मेरे अंदाज से लगभग ये साल में आप 10% ग्रोथ इन प्राइसेस इज डेफिनेट अक्रॉस द बोर्ड, not question of that. Even in affordable segment ये 10% तो मिनिमम बढ़ना है। और क्योंकि the input cost have gone up, land costs बढ़ रहे हैं, सब जगह बढ़ रहे हैं। यहाँ नवी मुंबई में तो आग लग गई है, और 1 लाख रुपए से ज्यादा का भाव में सिडको ने जमीन बेची। तो ये सब जो भाव देखा जाएगा, तो भाव कैसे कम हो सकते हैं? जब इनपुट कॉस्ट सबकी बढ़ गई है, तो आउटपुट कहाँ, तो लोगों को खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए आज की तारीख में मैं समझता हूँ उसके भाव बढ़ने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे आउटपुट बढ़े कि सो दैट द प्राइसेस आर रीजनेबल ग्रोथ, और वो रहेगा। तो वो हो रहा है मेरे अंदाज से। सर, आप हीरानंदानी ग्रुप की बात करते हैं। रिसेंटली यू हैव लॉन्च्ड अ न्यू बिजनेस वर्टिकल, हीरानंदानी कम्युनिटीज। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? Well, जीतू जी, हमें तो इनोवेशन करते जाना है, तो obviously growth potential keeps on growing. We have done Hirandani communities in townships and things, in new matters. We are now doing data centers. Yota, my son, has taken up a data center, the first one in Navi Mumbai, which is Asia's largest data center, tier 4 data center. अभी सेकेंड, अभी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले योगी आदित्यनाथ जी ने हमारा बहुत बड़ा डेटा सेंटर योटा का इनॉग्रेट किया है, अभी 3 हफ्ते पहले, जो नोएडा में है। तो ये सब तो हम करते जा रहे हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होपफुली जो नए किस्म की चीज करते जाएंगे और अनाउंस करते जाएंगे, तो आपको भी बताएंगे। And sir, what is the scenario like in the tier 1 and tier 2 cities? वहाँ पे डिमांड ज्यादा देखी जा रही है हाउसिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। So will you be as a group
focusing on these regions too? Because you have been concentrated on Mumbai basically. Huh? नहीं, मेरा जन्म मुंबई में हुआ, बढ़ोतरी यहाँ हुई, फैमिली यहाँ है, तो लगभग यहाँ ही हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा रहा है। लेकिन हम अहमदाबाद में कर रहे हैं, चेन्नई में कर रहे हैं, कुछ हमारे भाई बैंगलोर में कर रहे हैं, और हमारी जो दूसरे बिजनेसेस हैं, वेयर हाउसिंग हम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म जो कर रहे हैं, ग्रीन बेस जो है 50-50 जॉइंट वेंचर ब्लैकस्टोन के साथ है, मेरा बेटा देख रहा है, तो वो भी लगभग पूरे देश में है, पूना में है, चेन्नई में है, अब भिवंडी में है, अभी वेस्ट बंगाल में करना चाहते हैं, तो अलग अलग लोकेशन में अभी हम करते हैं, तो पूरे देश में है, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन वेस्टर्न रीजन में ज्यादा रहा, लेकिन क्योंकि हमारी हेड ऑफिस यहाँ रही तो वो ज्यादा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है कि हमने नहीं किया। मेरे बेटा ने दुबई में 23 मरीना, विच इज द सेकेंड टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर इन द वर्ल्ड, बनाया है। हाँ जी, तो वो भी है, तो अलग अलग जगह हम काम कर रहे हैं, बट यह आपकी बात ये तो जी करेक्ट है कि हाँ, हमारा ज्यादा काम यहाँ इस क्षेत्र में। वन लास्ट क्वेश्चन सर, आपकी, अगर आप सीए थे, आपने टेक्सटाइल में भी काम किया, फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करते करते आप रियल एस्टेट के टाइकून बन गए, आपकी हॉबीज क्या है? अगर आप कुछ टाइम समय आप निकाल पाते हैं अपने लिए तो क्या करते हैं? बहुत लंबा लिस्ट है ये तो जी। तो मैं एजुकेशन में बहुत ध्यान देता हूँ, तो मैं 14 कॉलेजेस से अटैच्ड हूँ, और 6 स्कूल्स हैं, 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर में हम गरीब से गरीब लोगों को हम शिक्षा देते हैं, लगभग 5000 गरीब लोगों को 5000 लगभग एक साल में हम शिक्षा देते हैं। ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट हम करते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड, I like to do yoga, I'm learning how to sing now, and हाँ, अभी तक तो मैं नेशनल एंथम के सिवाय कुछ गाया नहीं था, लेकिन लगभग मैं समझता हूँ कि दूसरे 2-3 महीने में मैं कोई टीचर को बुलाया है, देखे हम कुछ गाना सीख सकते हैं। तो ये सब करने में, कुछ नई चीज करने में मजा आता है, और करते जा रहा हूँ, तो बट लेकिन ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी में मेरा काफी समय चले जाता है, और अब स्किलिंग में भी काफी हम काम करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे देश की बढ़ोतरी जो जीडीपी और ये सब बात की, उसमें स्किलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। क्योंकि देखिए, हम समझते हैं कि मेरे पास लगभग 15 साल पहले आप आते और मुझे 100 स्किल वर्कर्स चाहिए, तो मुझे 300 एप्लीकेशन मिलते, मतलब प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, फिटर, पेंटर, ये वो सब मिलते थे। आज मुझे 100 स्किल वर्कर्स चाहिए तो मुझे 20 से ज्यादा नहीं मिलते। तो ये देखिए, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि लोगों को बेकार है, उनको काम नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ स्किल वर्कर को हमें मिल नहीं रहा है। आज बात हो रही थी दूसरे कोई एसोसिएशन के द्वारा, और वो बोल रहे थे कि हमारे एमएसएमई में हमको वर्कर ही नहीं मिलते जो स्किल है। तो मैंने कहा वहां भी स्किलिंग की जरूरत है। तो जो प्रधानमंत्री स्किलिंग का बात करते हैं वो बहुत ही महत्व की बात है, और हम वो करें तो लगभग मैं समझता हूँ कि इसमें भी काफी काम बढ़ सकता है। तो मेरी रुचि काफी अलग अलग क्षेत्र में है, एंड आई लव टीचिंग, सो आई एम अ टीचर ऑल्सो। सो मैं स्टूडेंट्स के साथ बहुत ताल्लुकात रखता हूँ, और उसमें बहुत मुझे मजा आता है यंगस्टर्स को साथ में बैठते हुए। सो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे सर, तो आपसे गाना जरूर सुनेंगे, देखेंगे गाना सुनने लायक हो तो मैं सुनाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर हिरन नंदानी फॉर योर टाइम। आई अप्रिशिएट योर टाइम सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। थैंक यू। मी टू। थैंक यू सो मच सर।